इसको अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा 9वीं में मैथ्स का पहला लेक्चर है। अब पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। सेट आपकी क्लास का पहला सबक है। तो ये है सेट। बच्चों, सेट नाम से तो आप वाकिफ़ हो। सेट हम लोग कहते हैं किस चीज़ का सेट, जैसे डिनर सेट है ना, ज्वेलरी सेट। तो किसी एक चीज़ को हम लोग कहते हैं एक पीस अगर है, समझिए कि अगर हम चाय का सेट कह रहे हैं तो चाय के सेट में अगर सिर्फ कप है तो सेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। उसमें कई चीज़ें होना चाहिए, तब जाकर हम उसे सेट कहते हैं। ठीक है, सेट एक अकेले को नहीं कहते हम लोग, है ना, एक ग्रुप होना चाहिए। तो इसी तरह के सेट जो है ग्रुप को कहते हैं। लेकिन हर ग्रुप सेट नहीं कहलाता। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक यहाँ पे लिख दूँ हफ्ते के दिनों का सेट, है ना, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ हफ्ते के दिनों का सेट। तो ये हफ्ते के दिनों का सेट अगर आपसे पूछा जाए तो आप फ़ौरन बोलेंगे जी मिस, हफ्ते के दिन मतलब क्या आ जाएगा? पीर, मंगल, बुध, है ना, ये हम लोग बता सकते हैं। सभी बच्चों का एक ही जैसा जवाब होगा। हफ्ते के दिन पीर है, मंगल है, बुध है, जुमेरात है, जुमा है और शनिचर है और इतवार। जुमेरात, जुम्मा, शनिचर और इतवार, ये हो जाएगा हफ्ते के दिनों का सेट। ठीक है, इससे हट के भी कोई जवाब आएगा आपका? नहीं। सभी लोग बच्चे यही बोलेंगे अगर हफ्ते के दिनों का सेट का है तो तमाम बच्चे यही कहेंगे कि हफ्ते के दिन जो हैं पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर और इतवार हैं। अब एक दूसरा सेट मैं बता रही हूँ आपको। दूसरे सेट में साल के महीनों का सेट। अब अगर मैंने यहाँ लिखा साल के महीनों का सेट तो आपका जवाब क्या होगा? साल के महीने सबको मालूम है। कौन कौन से महीने होते हैं साल के? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इससे हट के कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। ठीक है, अब एक तीसरी मिसाल लीजिए। तीसरी मिसाल जो है मैं कहूँगी आपकी जमात के। ठीक है, देखो यहाँ लिख रही हूँ बेटा, आपकी जमात के ज़हीन बच्चों का सेट। ठीक है, अब इसमें क्या तमाम बच्चों का जवाब सेम होगा? जैसे ऊपर के जवाब में आया। ऊपर क्या जवाब आया था? ऊपर जवाब मैंने जब पूछा था हफ्ते के दिनों का सेट तो सबका जवाब क्या आया था? हफ्ते के दिनों के सेट में पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, सभी ने यही जवाब दिया। ठीक, दूसरा मैंने कहा था साल के महीनों का सेट तो आपका जवाब क्या मिला? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन अब मैंने एक और सेट पूछा, आपकी जमात के ज़हीन बच्चों का सेट। तो इसमें हर कोई अपना नाम शामिल करने की कोशिश करेगा। अपने आप को हर कोई ज़हीन मानता है ना, तो ये सभी बच्चों के हिसाब से ये सेट अलग आएगा। तो इस तरह के ग्रुप को मैंने पहले बताया था कि ग्रुप को सेट कहते हैं, अकेले को नहीं कहते हैं। इस तरह का ग्रुप लेकिन सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके? अब अगर मैं इसी तरह से और एक कह दूं कि एक और मिसाल दे दूं, महाराष्ट्र के मजबूत किले। महाराष्ट्र के मजबूत किले। किले जानते हैं ना आप? देखिए आपकी क्लास में एक 7वीं 8वीं में कहीं एक सबक था, किला फतह हुआ लेकिन शेर मारा गया, है ना, शिवाजी का एक सबक था उसमें। तो किले, तो ये महाराष्ट्र के मजबूत किले। सबसे पहली बात तो बच्चों को पता ही नहीं होगा बहुत सारे किलों के नाम। किसी को कोई किला पता होगा, किसी को कोई किला पता होगा, जिसने जो देखा होगा। तो इसमें सबका जवाब कोई उस मजबूत होगा नहीं होगा, सबका जवाब मुख्तलिफ होगा। तो ये भी एक सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसको भी, ये भले ही ग्रुप है, इसमें बहुत सारे किलों के नाम आएंगे, जिसको जो याद है उसने वो कहा होगा, कहेगा कि हाँ ये किला रायगढ़ का किला, लेकिन शिवनेरी का किला, लेकिन ये तमाम के जवाबात अलग आएंगे।
इसमें भी तमाम के जवाबात अलग आएंगे, मुख्तलिफ होंगे, एक जैसे जवाब नहीं होंगे। तो ये भी सेट नहीं कहलाएगा, ये भी सेट नहीं कहलाएगा। सेट क्या कहलाएगा? हफ्ते के दिनों का सेट, और ये आगे जाकर साल के महीनों का सेट, ये सेट कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि सेट किसे कहते हैं? तो सेट पता होना चाहिए कि जिसमें अरकान, अब इसके अरकान वाज़ेह है तो इसको अरकान कहते हैं। जो एक अलग अलग है ना, पीर मंगल, तो पीर एक रुकन है, मंगल एक रुकन है, बुध एक रुकन है, जुमेरात एक रुकन है, जुम्मा एक रुकन है, सनीचर एक रुकन है, इतवार एक रुकन है। अब ये तमाम मिला के क्या हो गए? अरकान हो गए। अब ये अरकान जो हैं वाज़ेह तौर पर बताए जा सकें, हफ्ते के दिनों के सेट में तमाम अरकान वाज़ेह तौर पे बताए गए, तो ये सेट हो गया। साल के महीनों का सेट, इसमें सबको मालूम है 12 महीने वाज़ेह तौर पे बताए गए, तो ये साल के महीनों का सेट भी सेट कहलाएगा। लेकिन ये जो तीसरा था, आपकी जमात के ज़हीन बच्चों का सेट, ये वाज़ेह नहीं था। किसी के पास कोई नाम था बच्चे का, किसी बच्चे के पास किसी और का नाम था, किसी ने किसी को ज़हीन समझा, तो ये सेट वाज़ेह तौर पे नहीं था। इस ग्रुप, ये ग्रोह वाज़ेह नहीं था, तो इसलिए इसको क्या, इस सेट नहीं कहेंगे। इसी तरह से ये भी जो है, ये चौथे नंबर का जो मिसाल दी गई है, ये भी वाज़ेह नहीं है, सबके जवाब मुख्तलिफ होंगे, इसलिए ये सेट नहीं है। तो बच्चों, अब हम सेट की तारीफ़ लिखेंगे, सेट कहते किसको हैं, ठीक है। हाँ, अब हाँ, तो बच्चों सेट के लिए हम क्या कहेंगे? सेट जिस, अभी हमने पढ़ा, जिस ग्रोह के अरकान, अरकान का मतलब बताया मैंने, वाज़ेह तौर पर बताए जा सकें, उस ग्रोह को सेट कहते हैं। ये सेट की तारीफ़ है, ठीक है। अब ये सेट तो आपने पढ़ लिया। अब जो हमको सेट पढ़ना है वो कई तरह के पढ़ना है सेट। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। ये जो शुरुआत है अलजेब्रा की, ये जो नंबर अदद की शुरुआत है, ये अदद असल में कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले जब सबको पता है कि इंसान को पहले कुछ नहीं आता था, जंगल जंगल फिरता था, खाना पकाना भी नहीं आता था। फिर थोड़े दिन बाद उसने जब ज़राअत की उसने कोशिश की, ज़राअत काश्तकारी, ज़राअत मालूम है किसको कहते हैं? पौधे उगाना, फसल उगाना। तो जब उसने वो शुरू किया, उसको फिर मवेशियों की भी ज़रूरत पड़ी, मवेशी रखने लगा। लेकिन मवेशी चराने जब जाता, सुबह में अपने साथ लेकर जाता मवेशियों को। अब मवेशी चरने चले जाते, भटकते यहाँ वहाँ। शाम में जब वो घर आता तो मवेशी हर दिन उसको कम या ज़्यादा, वो समझ नहीं पाता क्या वो लेकर कितने गया था मवेशी, अब वापस लेकर आ रहा है तो कितने जानवर उसके पास हैं। तो उनका एक तरीका बन गया था, जिस तरह जैसे घर में से अगर एक जानवर को बाहर निकालते हैं तो एक पत्थर को साइड में कर देते हैं, दूसरा जानवर बाहर निकालते हैं, दूसरा पत्थर बाहर कर देते हैं, तीसरा जानवर बाहर निकालते हैं, तीसरा पत्थर, और ये पत्थरों को एक पोटली में बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। और जब वहाँ से वापस होते तो फिर एक जानवर को पकड़ते और फिर एक पत्थर हटा के रखते पोटली में से, दूसरा जानवर पकड़ते, दूसरा पत्थर रखते, तीसरा जानवर पकड़ते, इस तरह से। यानी कि उनको एक मशक्क़त क्या हो गई उनके लिए कि पत्थरों का पत्थरों की पोटली साथ में लेकर जाएं, जानवरों को चराएं और शाम में दोबारा पत्थरों की पोटली लेकर आएं। तो इस तरह से वो करने लगे। फिर उनको थोड़ा, इंसान तो जहन दिया है ना अल्लाह ताला ने, फिर उसने कुछ नंबर बना दिए। तो अब पत्थर नहीं रखता, ये जानवर बाहर रखता तो उसको 1 कहता, दूसरा जानवर बाहर रखता 2 कहता। तो इस तरह से गिनती शुरू हुई। तो शुरू जो गिनती हुई सबसे पहले वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से गिनती शुरू हुई, ठीक है। तो ये जो गिनती शुरू होती है इसको हम लोग तबई आदात कहते हैं, और इंग्लिश में इसको चूँकि नेचुरल नंबर कहते हैं इसलिए इसको n से लिखा जाता है। तबई आदात याद रखिए आप लोग, कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। अब जाहिर सी बात है 7, 8, 9 आगे पहुँचने के बाद उसको एक और अदद की ज़रूरत हुई, 9 के आगे स्टॉप हो गया, वो 9 के आगे 0 की ज़रूरत हुई। जब तक 0 नहीं मिले तब तक वो 9 तक गिनता रहा। फिर जब 0 की ईजाद हो गई तो नंबर 0 का भी शुमार होने लग गया। यानी अब गिनती कहाँ से शुरू हो गई? 0 से शुरू हो गई। जब 0 की ईजाद हो गई उसके बाद अब 0 भी आ गया,
तो जो ज़ीरो से नंबर शुरू होते हैं उसको हम लोग मुकम्मल अदद कहते हैं। चूँकि इंग्लिश में उसको होल नंबर कहते हैं, इसलिए हम लोग W से लिखते हैं। होल की स्पेलिंग क्या है बच्चों? WHO ना, WHOLE, होल। होल यानी मुकम्मल, इसलिए हम लोग उसको W से लिखते हैं। अब आप याद रखो कहाँ से शुरू होती है गिनती? तबई अदद से। तबई अदद यानी नेचुरल नंबर, कहाँ से लिखेंगे? वो 1 से। ये आगे सवालात आएंगे तबई अदद, तो तबई अदद सोचने नहीं लग जाना। तबई अदद सबसे पहले आदाद है जो तबई तौर पे मालूम किए गए हैं। अब अगर उसमें ज़ीरो का शुमार हो जाता है तो मुकम्मल हो गया, तो इसलिए मुकम्मल अदद। बच्चों मैंने यहाँ पर जो 2 सेट लिखा है, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मिस ने 4 के आगे 5 लिखना चाहिए था, तो यहाँ 5 नहीं लिख कर मिस ने इस तरह से डॉट्स लगा दिए, है ना। तो ये डॉट्स लगाने का मतलब है कि ये गिनती आगे कहाँ तक जाएगी नहीं पता, आगे बहुत, तो इसको कहते हैं, ये डॉट्स लग जाने का मतलब है कि ये बहुत नंबर हैं आगे, लामहदूद है, बेशुमार नंबर है, लामहदूद हैं। तो आपको इसी में पूछा जा सकता है ऐसे डॉट्स लगा करके कि लामहदूद सेट बताइए, तो आप बता सकोगे ना लामहदूद क्या है। लामहदूद कैसे समझ में आता है? जो नामुकम्मल होता है वो आगे जाकर और चलता रहता है, कब ख़त्म होगा पता नहीं, ये नंबर कब ख़त्म होंगे हम नहीं बता सकते। गिनती तो बहुत है, लाखों के ऊपर है ना। ऐसे ये भी कुदरती नंबर शुरुआत मालूम है हमको, ये कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, लेकिन आखिर नहीं मालूम। जिसका आखिर नहीं मालूम होता ऐसे सेट को लामहदूद सेट कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक सवाल पूछती चलूँ कि ये जो तबई अदद का सेट है, क्या ये लामहदूद है? तो जवाब क्या आएगा? यस मिस, लामहदूद है। 9 के आगे तो और भी गिनती है ना। इसी तरह से पूछूं मुकम्मल अदद का सेट, क्या ये लामहदूद है? तो जवाब क्या आएगा आपका? यस मिस, ये भी लामहदूद है। तीसरा सेट जो है वो आपको मनफी नंबरों में आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सही आदाद का सेट। ये शुरू होगा डॉट से ही शुरू होगा, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं, फिर हम लिखेंगे इसको नफ़ी 3। हमने ऐसे ही नफ़ी 3 लिख दिया, ज़रूरी नहीं आप नफ़ी 4 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले डॉट रहेगा। फिर नफ़ी 2, नफ़ी 1, फिर ज़ीरो। आपने अददी ख़त तो पढ़ा होगा ना पहले कभी, हाँ बिल्कुल उसी तरह से। और इसके आगे भी हम डाल देंगे डॉट्स, इसका मतलब ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, है ना, कहीं से भी शुरू हो सकता है ये। तो ये भी लामहदूद सेट है, इसको क्या कहेंगे? मुकम्मल आदाद का सेट। मैंने बताया इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स का। तो ये हो गया नेचुरल नंबर यानी तबई आदाद का सेट जो कि 1 से शुरू होता है। ये मैंने कह दिया मुकम्मल आदाद का सेट यानी होल नंबर W से शुरू होता है। ये मैंने कह दिया सेट इंटीजर्स, और उर्दू में कहेंगे सही आदाद का सेट I से शुरू होता है। ठीक है, ये 3 सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं अगर पूछूं सबसे बड़ा सेट कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे जिसमें तमाम नंबर आ जाएं? तो सबसे बड़ा सेट इसमें I वाला होगा, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 भी आएगा, 0 भी आएगा, सब ये नंबर आते हैं, और उसके अलावा मनफी आदाद भी आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों में से पूछूं कि N बड़ा आदद है कि W बड़ा आदद है, तो कौन सा सेट बड़ा है? तो आपका जवाब क्या होगा? W बड़ा है। क्यों बड़ा है W? क्योंकि उसमें एक रुकन ज़्यादा आ गया है ना, मुकम्मल आदाद में 0 से शुरू हो गया, तो ये बड़ा है। अब उसके बाद जो बड़ा होता है वो उसका हिस्सा होता है, मतलब अब यहाँ पे तबई अदद का सेट N इसका टुकड़ा है कि नहीं? अगर इसमें से हम ये 0 हटा दें तो ये टुकड़ा हो जाएगा ना, तो उसको लिखना पड़ता है N किसका टुकड़ा है, किसका छोटा सा हिस्सा है? W का, यानी इसमें बड़ा कौन हो जाएगा? W। मतलब इस तरह से जो टुकड़ा हम लोग अलामत लगाते हैं ये एक्चुअली उल्टा, ये लेटा हुआ U है और उसके नीचे ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? ज़िम्नी सेट। इसको कहा जाता है, ये अलामत बनी हुई है ज़िम्नी सेट की। ज़िम्नी सेट का मतलब होता है कि ये इसका हिस्सा है। अभी मैं आपको एक मिसाल दूँगी हिस्से के लिए। इसमें छोटा जो होगा वो पहले लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे तबई आदाद का सेट छोटा है, तो तबई आदाद का सेट किसका हिस्सा हो गया? ये बड़े वाले सेट का, है ना, बड़े वाला सेट जो है वो ये। अब अगर इसी तरह से मैं उल्टा लिखूँ तो क्या लिख दूँगी? दूसरा W लिखना पड़ेगा। W किसका ज़िम्नी सेट हो गया? W किसका हिस्सा हो गया? W छोटा सेट है, ये वाला बड़ा सेट है, तो छोटा वाला हिस्सा हो जाएगा ना बड़े का, तो W हिस्सा हो गया या ज़िम्नी सेट हो गया I का। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब मैं तुमसे एक मिसाल पूछती हूँ। हाँ, अब इसमें कुछ स्टेट्स के नाम हैं।
अब जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या है, एक रियासत है, सब जानते हो। अपने नाम जब लिखते हैं, फॉर्म कहीं भरते हैं तो लिखते हैं ना आप कौन सी रियासत के हो, तो लिखा जाता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र कहाँ पर, महाराष्ट्र में और कहाँ रहते हो, अंदर जाओगे तो बम्बई में रहते हो, ठीक है। और बम्बई के अंदर कहाँ जाओगे रहते हो तो पता चला कहाँ रहते हैं हम, बोलो जल्दी, गोरेगांव या मलाड, है ना। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा आया हिस्सा, गोरेगांव या मलाड सबसे छोटा, उससे बड़ा मुंबई, और उससे बड़ा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र किसका हिस्सा हो गया, हिंदुस्तान का, भारत का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम लिखने चाहें मलाड को मैंने लिखा एम से, ठीक है, मलाड, मलाड किसका हिस्सा हो गया, बम्बई का, तो ये सबसे छोटा पहले आएगा। बम्बई का मैंने लिखा बॉम्बे का, ठीक है। अब बॉम्बे किसका हिस्सा हो गया, बॉम्बे हिस्सा हो गया महाराष्ट्र का, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र के लिए अब मैं फिर से एम लिखना पड़ेगा हमको, है। तो मैं यहाँ पर एम ना लिख करके गोरेगांव लिख देती हूँ, सबसे आसान। तो गोरेगांव किसका हिस्सा हो गया, गोरेगांव हिस्सा हो गया बम्बई का, बम्बई हिस्सा किसका हो गया, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र हिस्सा किसका हो गया, इंडिया का। तो जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो इस अलामत का मतलब आपको समझ में आया, इसको क्या कहते हैं, ज़िमनी सेट। छोटा वाला ज़िमनी सेट होता है बड़े सेट का, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये उतार लीजिए जल्दी से कॉपी। हाँ तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये 3 ही सेट पढ़े थे ना, तबयादात का सेट पिछले सब उसमें हमने पढ़ा था, इसके पहले तबयादात का सेट, मुकम्मल आदात का सेट, और ये सही आदात का सेट। सिर्फ इतना ही नहीं होता, आपने और भी कुछ सुना होगा, ताक अदद सुना होगा, जुफ्त अदद सुना होगा, सुना है ना। तो ताक अदद को हम लोग लिखते हैं ऑड नंबर, ऑड आउट, ऑड इवन रहता है तो ये ऑड लिखा है, ऑड नंबर यानी ताक अदद जिसकी जोड़ी नहीं बन पाती। मतलब कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और आगे मैं डैश डाल देती हूँ, समझ में आया, 1, 3, 5, 7 ये तमाम ताक अदद हैं। और हम इसके आगे लिख सकते हैं जुफ्त अदद, जिसके लिए हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में इवन नंबर। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, और मैं डैश डाल दूँ, ठीक है। अब इसके बाद एक मुफर्रद अदद भी होता है। मुफर्रद अदद मतलब ऐसे आदाद जो सिर्फ अपने पहाड़े में आएंगे, और ये शुरू होते हैं 2 से, 1 से नहीं शुरू होते। मुफर्रद अदद हमेशा 2 से शुरू होते हैं। तो मैं ये लिख देती हूँ मुफर्रद अदद, यानी इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सेट शुरू होता है कहाँ से, 2 से। 2 के बाद 3 भी आता है, 3 भी अपने ही पहाड़े में आता है और कोई पहाड़े में नहीं आता। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 5 आएगा, 5 अपने पहाड़े में आता है। 7 आएगा, 7 अपने पहाड़े में आता है। इसके आगे 9 भी आएगा क्या, नहीं 9 नहीं आएगा, 9 मुफर्रद नहीं है। 9 किस में आता है, 9 इसमें आ जाएगा, ताक अदद में आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि वो ताक तो है, लेकिन यहाँ पर 9 इसलिए नहीं आएगा कि वो किसी और के पहाड़े में आता है, उसे मुफर्रद नहीं कहेंगे। जो किसी और के पहाड़े में आए वो मुफर्रद नहीं कहलाता। तो 9 के बाद फिर 11 आएगा, 11 के बाद आएगा 13 आएगा, ठीक है। 13 के बाद 15 भी नहीं आएगा, क्योंकि 15 किसी और के पहाड़े में आता है। किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है 15, 5 के पहाड़े में आता है, तो 15 मुफर्रद अदद में नहीं शुमार होगा। 17 आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आया आपको मुफर्रद अदद क्या है। अब इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप 1 से 50 तक मुफर्रद आदात का सेट लिखेंगे, ठीक है। 1 से 50 तक के जितने मुफर्रद अदद आते हैं, मुफर्रद अदद यानी कि सिर्फ अपने ही पहाड़े में आए। 17 तक तो मैंने लिख दिया है, उसके आगे से आपको लिखना है। अगला क्या होगा, 17 के बाद वाला 19 होगा। 19 के बाद 21 नहीं आएगा, क्योंकि 21 तो 3 के पहाड़े में आता है। 19 के फ़ौरन बाद 23 आएगा। 23 के बाद सीधा 29 आएगा, क्योंकि 25 भी नहीं आएगा, 25 5 के पहाड़े में आता है। 27 भी नहीं आएगा, वो भी मुफर्रद नहीं कहलाता, ठीक है। 29 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर होगा 31, 31, ठीक है। 31 के बाद 33 नहीं आएगा मुफर्रद, 35 भी मुफर्रद नहीं है। फिर क्या होना चाहिए,
37, 37 के बाद 39 मुफर्रद नहीं है क्योंकि बेटा वो 13 के पहाड़े में आता है, 13 तिया 39 है ना, 39 नहीं है। हाँ 41 मुफर्रद अदद है। 41 के बाद 43, 43 के बाद 47 और शायद 47 लास्ट होगा क्योंकि 49 जो है वो भी 7 के पहाड़े में आता है। तो आप ये कंप्लीट कर लोगे 1 से 50 तक मुफर्रद अदद। ये सवाल आपका एक होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। मुफर्रद अदद आपके हो गए, जुफ्त अदद हो गए, ताक अदद हो गए, ठीक। अब उसके बाद इनमें से जहाँ जहाँ पर ये ऐसे बना है, मतलब जो आगे और नंबर आएंगे उनको कहते हैं लामहदूद सेट। और जिसमें नंबर पता है, जैसे मैंने ये एक बताया 1 से 50 तक मुफर्रद अदद, तो इसमें आपको लास्ट नंबर पता है क्या है 47। तो ये कैसा हो जाएगा, ये महदूद हो जाएगा क्योंकि इसकी लिमिट हमको मालूम है। 1 से 50, 50 आखिरी है ना, तो ये लिमिट मालूम है, तो ये महदूद कहलाएगा। और बाकी ये सब जो है वो लामहदूद कहलाएगा। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर मुझे डॉट्स लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया, मैं लगा देती हूँ। तो ये भी लामहदूद सेट है, ठीक है। ये भी ओ जो है ताक अदद का सेट, ये भी लामहदूद है, ये भी लामहदूद है। हाँ, अगर आपसे कह दिया जाए कि जुफ्त, अगर समझिए सवाल इस तरह से है, जुफ्त आदाद का सेट लिखिए जो 20 से कम हो। तो 20 से कम जुफ्त अदद लिखना है, मतलब हमको यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 फाइनल हो गया ना 20। लेकिन 20 से कम हो तो 18 तक सिर्फ आएगा, लेकिन इसका आखिरी अदद मालूम है, तो ये क्या कहलाएगा, ये महदूद कहलाएगा, ये महदूद कहलाएगा, ठीक है। ये महदूद नहीं है, ये लामहदूद है। ये मैंने यहाँ पे डॉट डालना चाहिए कि ये लामहदूद है। समझ में आया आपको, महदूद, लामहदूद, फिर ज़िमनी सेट। अब इसी के साथ अगर मैं तुमसे पूछ लूँ इस तरह से, क्या 2 नंबर, ये जो 2 है ये रुक्न है, ये ज़िमनी सेट में नीचे आता है, अगर बीच में बता देते हैं तो ये रुक्न, ई बना देते हैं तो ये रुक्न है। किसका रुक्न मैंने पूछा, डब्ल्यू सेट का। अब ढूंढिए आपका डब्ल्यू सेट कहाँ है। डब्ल्यू सेट है यहाँ पर, ये डब्ल्यू सेट है। डब्ल्यू सेट का रुक्न, ये 2 जो है वो रुक्न पूछा है डब्ल्यू सेट का, 2 है ना डब्ल्यू सेट में, तो इसका जवाब क्या आएगा, ये जवाब सही है, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ इस तरह से, 0 रुक्न है, ये भी रुक्न आएगा। एन का, एन मतलब क्या हो गया, हाँ तबयादात का सेट। क्या 0 तबयादात के सेट का रुक्न है, तो ये जवाब हो जाएगा गलत, है ना, ये जवाब हो जाएगा गलत। अगर मुझे इस जवाब को सही करना है तो मुझे क्या करना होगा, ये रुक्न है को मुझे ऐसे काट देना पड़ेगा, मतलब 0 रुक्न नहीं है, तब ये जवाब सही हो जाएगा, है ना। 0 रुक्न नहीं है। बच्चों समझ में आ रही है आपको बात, क्या क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तरीका सीखेंगे किस तरह से सेट को लिखा जाता है। हाँ देखिए, सेट लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है फहरिस्ती तरीका, यहाँ से पहले देखेंगे, ये है फहरिस्ती तरीका और ये है इबारती तरीका। फहरिस्ती तरीके को हम लिस्टिंग तरीका भी कह सकते हैं या लिस्टिंग मेथड कह सकते हैं। एक्चुअल में ये वर्ड इंग्लिश का है, लिस्टिंग तरीका, लिस्टिंग मेथड या फहरिस्ती तरीका। और ये तरीका इबारती तरीका, ये रोस्टर मेथड या रोस्टर का तरीका है। जिस तरह से अभी हम लोग ने देखा था सेट एन, एन में इस तरह से लिखा हुआ था, एन बराबर, हमने कैसे लिखा था 1, 2, 3, 4 और ऐसे नंबर डाले थे। तो ये क्या हो गया, ये सेट आपको अच्छी तरह से मालूम है, एन है ना, तबयादात का सेट है। तो ये लिस्टिंग तरीका, इसमें हर एक रुकन लिखा जाता है कॉमा कॉमा डालकर, तो ये फहरिस्ती तरीका हो गया, लिस्टिंग तरीका। अब इसी को मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं लिखूँगी सेट एन बराबर, नहीं यहाँ पर ए बराबर एक्स लिख करके ऐसे लाइन बनाएंगे, ठीक है। एक्स रुकन है एन का, एन यहाँ लिखा जाएगा, ठीक, इसको ऐसे लिखा जाएगा। क्या फिर से देख लो, ए बराबर, ठीक, ए बराबर एक्स,
एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल ABCD, ये कैपिटल ABCD में रहेगा। हाँ, और ये अंदर ये सेट का अलामत है, सेट बनाकर एक्स, फिर ऐसे लाइन बनाएंगे। एक्स क्या है? एक्स जो है वो तबई आदात का सेट है। ये इबारती तरीका है, इसको इबारत में लिखा गया है, और ये लिस्टिंग तरीका है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको W सेट के लिए लिखने बोलूँ तो आप लिख पाएंगे क्या? W बराबर, इसको क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 डॉट, है ना। ये तरीका हो गया लिस्टिंग तरीका, फहरिस्ती तरीका। और मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी B बराबर, अब X की जगह मैं X भी लिख सकती हूँ, Y लिख दिया, और Y रुकन है W का। ठीक है। ये ना शुरू में आपको बहुत डिफ़िकल्ट जैसा लगेगा, लेकिन है चीज़ें बहुत इजी। इसके पहले मैंने आपको और बताया था एक तरीका, एक और चीज़ बताई थी, मिसाल दिया था मैंने। देखो अब मैं यहाँ कोई और अल्फ़ाबेट लिख देती हूँ क्योंकि डेफिनेट वाला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Q सेट लिख रहे हैं। ठीक है, सेट Q। मैं यहाँ पे सेट Q में लिखूँगी इतवार, पीर, याद है पीछे हम लोग ने लिखा था ये मिसाल के तौर पे, पीर, और क्या क्या लिखूँ मैं? मंगल, है ना। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये आपको लिखने दे रही हूँ, ये सब पूरा आप लिख देंगे। ठीक है, ये फहरिस्त तरीका। यहाँ पे मैं लिखने जाऊँ सेम नाम यूज़ कर लेती हूँ, Q बराबर, यहाँ पे लिखूँगी X सच डैट X, यहाँ पे लिख दिया, और इसके आगे हफ्ते का दिन। ठीक है, तो ये हो गया इबारती तरीका। समझ में आया आपको? अब इसके बाद और एक दे देती हूँ मैं, ये आपको लिखने आना चाहिए। R बराबर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ? जनवरी। अभी आपको मालूम है जनवरी क्या है ना, फरवरी। और ये मैंने पूरा, अभी आप पूरा लिख सकेंगे, मिसाल लिखना है तो। ठीक है, ये मैंने आधा लिख दिया। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? R बराबर, फिर से लिख दोगे X, ये सेट की अलामत है। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे X बिलोंग्स टू, है ना, रुकन है, क्या लिखोगे? साल के महीनों का, साल के महीने। ठीक है, इबारती तरीका और फहरिस्ती तरीका दोनों किस तरह से लिखते हैं आपको समझ में आ गया। एक बात अब और सेट लिखने के बारे में मैं बोलती चलूँ, लेकिन पहले आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। ठीक है, अब आपकी किताब में मश्क दी हुई है। मश्क में आपको पहला सवाल लिखा हुआ है, फहरिस्ती तरीके से लिखिए। क्या लिखा है? जुफ्त तबई अदद लिखना है। आप लिख सकोगे जुफ्त तबई अदद? क्या लिखोगे आप उसमें? अल्फ़ाबेट दे दो कोई भी एक। मैं यहाँ पर एक बता देती हूँ, जैसे आपने, जब हम लोग जुफ्त लिखते हैं तो ई लिखते हैं ज़्यादातर, तो मैंने ई लिख दिया। ठीक है, तबई अदद लिखना है तो कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से शुरू करेंगे। 2 4 6, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, अब ये कॉपी नहीं करेंगे आप, ये बाद में घर पे करेंगे। ठीक है, होमवर्क। 2 4 6, और आखिर उसमें लिमिट दी गई है सवाल में नहीं, खाली जुफ्त तबई अदद लिखा है। ठीक है, तो आपको कहाँ तक लिखना है? जहाँ तक आप लिख सको, आपके उसमें जगह हो, ना तो आगे जाके ऐसे डॉट्स मार दो। हाँ, अगर आपको दिया है कहाँ तक लिखना है तो वहाँ तक लिखना। दूसरा सवाल दिया है 1 से 50 जुफ्त मुफरद अदद, ये तो मैंने आपको दिया, मैंने भी दिया था जुफ्त मुफरद अदद लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल आपको दिया मश्क का, तमाम मनफी सही अदद। तमाम मनफी सही अदद तीसरा सवाल 1.1 में। मनफी सही अदद, तो सही अदद मैंने आपको बताया था आई से लिखना है। तमाम कहाँ है उसने, तो आप पहले डॉट डालेंगे। हाँ, मनफी कहाँ है, तो मनफी आप समझिए, यहाँ लिख दिया -3, -2, -1, बस। इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि उसने बोला है, उन्होंने बोला है तमाम मनफी सही अदद, है ना। उसके बाद आपको बोला है चौथा सवाल, मौसीकी के 7 सुरों का सेट। तो मौसीकी के 7 सुरों का सेट, आप ए बराबर लिख दो, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ए बराबर, मौसीकी के 7 सुर क्या होते हैं? सा पहला सुर, कॉमा, रे तीसरा सुर, गा, चौथा आगे माँ, सारे गामा, पा, ध, नी, है ना, फिर नी, बस। दोबारा से स आएगा तो आपको नहीं लिखना है, ख़त्म, यहीं पे सेट ख़त्म। ठीक है, रिपीट वाला आप नहीं लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद दूसरा सवाल आपको पूछा है किताब में, रुकन है,
या रुक्न नहीं है, तो ये तो आप बता सकते हैं, आपको बताया गया है ना। महदूद सेट है, ला महदूद सेट है, सब पढ़ाया गया है। तो अगला सवाल